तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मयूर मोगरी यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम दीक्षा नेगी है। आपको कोई भी अगर क्वेरीज़ है मेरे किसी भी लेक्चर से रिलेटेड या कोई और अगर आपको क्वेरी है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पेज पे मैसेज कर सकते हैं diksha_2107 या फेसबुक पेज में फॉलो कर सकते हैं @diksha2107। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको हमारे ऐप के बारे में बताना चाहती हूँ, MM अकेडमी ऐप। इस ऐप की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे यूपीएससी और अदर कंपैरेटिव एग्जाम से रिलेटेड आपको बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिलेंगे और उन कोर्सेज का PDF फाइल भी आप जब चाहे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जो कंटेंट होगा वो हाईएस्ट क्वालिटी का कंटेंट होगा, तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। एक ऐप डाउनलोड करिए और इसमें सारे ही मटीरियल आप इंजॉय कर सकते हैं, जब मन चाहे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो हमारा फर्स्ट चैप्टर का थोड़ा सा पार्ट रह गया था उसको कंटिन्यू करेंगे। डेमोग्राफिक बैकग्राउंड देखेंगे, सेंसस 2011 के बारे में थोड़ा सा फैक्ट्स देखेंगे। तो सेंसस 2011 जो हुआ था वो हमारे इंडिया का 15th सेंसस था, अगर हम काउंट करें 1872 से। 1872 का पहला सेंसस था, वहाँ से देखें तो 2011 का हमारा 15th सेंसस था। तो पॉपुलेशन की बात करें, इंडिया की पॉपुलेशन अगर हम देखें मार्च 2011 के हिसाब से 1210.9 मिलियन है, और उसमें अगर हम देखें तो मेल्स की कितनी पॉपुलेशन है 623.2 मिलियन, और वहीं मेल्स की बात करें फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स के 587.6 मिलियन फीमेल्स। करेंटली अभी देखिए हमारा सेंसस होने वाला था, अभी थोड़ा सा डिले हो गया बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स। तो अभी हम एक करेंटली एस्टिमेट जो लगाते हैं, बोला जाता है कि प्रेजेंटली हमारी पॉपुलेशन अराउंड 138 करोड़ तक पहुंच गई है। अब देखिए यहाँ पे सबसे शॉकिंग और फनी बात भी यही है एट द सेम टाइम कि इंडिया वर्ल्ड में अगर देखें एरिया वाइज तो कितना हमारा एरिया वर्ल्ड के हिसाब से टोटल 2.4% इंडिया एरिया ऑक्यूपाई करता है। लेकिन इतने छोटे एरिया में इंडिया कितनी पॉपुलेशन को सस्टेन करता है? अप्रॉक्सीमेटली 17.7% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इस एरिया में रिसाइड करती है। अगर हम बात करें तो 1901 से अगर हम पॉपुलेशन देखें तो हमारा पॉपुलेशन हर बार इंक्रीज़ हुआ है, एक्सेप्ट एक बार हमारा ऐसा हुआ था कि जब पॉपुलेशन ग्रोथ कम हुई थी, वो देखने को मिला था 1911 से लेके 1921। अदरवाइज इसके अलावा हमने हर बार जब सेंसस किया है हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ इंक्रीज हुई है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है देखिए, अगर हम देखें पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया की 2011 के हिसाब से है 382 पर स्क्वायर किलोमीटर, और हाईएस्ट डेंसिटी अगर आप देखें तो देखिए हमने जब 2011 का हम सेंसस देखते हैं तो 2011 के सेंसस के हिसाब से हर स्टेट्स और हर एक यूनियन टेरिटरीज़ में बिटवीन 1991 टू 2011 अगर हम देखें तो हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज़ होती है देखने को मिलेगी हर एक स्टेट्स में। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे देखने को मिलती है? बिहार में। बिहार इज़ मोस्टली थिकली पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया। कितने वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे पर स्क्वायर किलोमीटर? 1106 पर्सन्स आपको देखने को मिलेंगे पर स्क्वायर किलोमीटर। इसके बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है, पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलती है वेस्ट बंगाल में। देन थर्ड है केरला विद 860 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। सेक्स रेशियो की बात करें तो सेक्स रेशियो क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, यानी कि मेल्स के कंपैरिजन में 1000 मेल्स के कंपैरिजन में कितनी नंबर ऑफ फीमेल्स है उसको हम सेक्स रेशियो बोलते हैं। अगर हम 1970 हमारी जो सेंचुरी थी, मतलब 20th सेंचुरी जब शुरू हुई थी तो उस समय हमारा सेक्स रेशियो अप्रॉक्सीमेटली कितना था? 972। लेकिन उसके बाद कंटिन्यूसली हमारा जो सेक्स रेशियो है वो डिक्लाइन होता हुआ दिखा है। अब देखिए यहाँ पे ये ओवरऑल सेक्स रेशियो है, यहाँ पे आपने देखा कि कैसे हमारा सेक्स रेशियो कम होता गया है, लेकिन फिर एक पॉइंट आया जब हमारा सेक्स रेशियो वापस से इंक्रीज़ हुआ है। तो अगर हम देखें 2001 के कंपैरिजन में देखें तो 2001 में हमारा 933 सेक्स रेशियो था। वहीं अगर अब 2011 का हम देखें तो 2011 में सेक्स रेशियो था 943, यानी कि 10 पॉइंट का डिफरेंस आया है। यानी कि 2001 से लेकर 2011 में 10 पॉइंट इंक्रीज़ हुआ है हमारा सेक्स रेशियो में। चाइल्ड सेक्स रेशियो का बहुत बुरा हाल है हमारे देश में। चाइल्ड सेक्स रेशियो 0 से 6 ईयर्स चिल्ड्रन के बीच के जो बच्चे होते हैं उनका काउंट किया जाता है। और अगर हम चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें तो यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हैं कैसे कंटिन्यूअस चाइल्ड सेक्स रेशियो डिक्लाइन हो रहा है। अगर हम प्रेजेंट बात करें तो हमारा 2011 के हिसाब से 919 चाइल्ड सेक्स रेशियो है, यानी कि 919 फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन 0 to 6 ईयर्स कैटेगरी।
लिटरेसी रेट के बारे में बात करेंगे तो देखिए सेंसस 2011 के हिसाब से लिटरेट पर्सन कौन माना जाता है, तो एक पर्सन जो कि किसी भी लैंग्वेज में लिख सकता है और पढ़ सकता है विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, उसको हम लिटरेट बोलते हैं। तो अगर कोई भी पर्सन लिख सकता है बट पढ़ नहीं सकता है, या तो पढ़ सकता है लिख नहीं सकता, तो उसको हम लिटरेट नहीं मानेंगे। इंडिया की लिटरेसी रेट के बारे में बात करें तो है 73.0%, जिसमें से 80.9% मेल्स की लिटरेसी रेट है और फीमेल्स का लिटरेसी रेट है 64.6%। केरला में हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, कितना है 94%। और अगर हम देखें तो इसके क्लोज में कहाँ पे सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में। तो स्टेट्स के अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो स्टेट्स में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट केरला में है 94%। अगर हम यूनियन टेरिटरीज़ के उसमें कंपैरिजन करते हैं तो सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में है 91.9%। अगर हम देखें सबसे कम, सबसे रैंक में पीछे, सबसे लास्ट में कौन सा स्टेट है इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी रेट, वो है बिहार। अब यहाँ पे एक और फनी बात ये है कि बिहार लिटरेसी रेट में ओवरऑल सबसे पीछे तो है, लेकिन अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे देखें कि मेल्स की लिटरेसी रेट कितनी है, फीमेल्स की लिटरेसी रेट कितनी है, तो उसके केसेस में भी बिहार सबसे पीछे है। बिहार में मेल्स की लिटरेसी रेट है 71.2% और वहीं फीमेल्स की लिटरेसी रेट है 51.5%। चैप्टर वहाँ पे ख़त्म हो गया है। यहाँ पे हम नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे। चैप्टर 2 है नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम देखेंगे नेशनल फ्लैग के बारे में। नेशनल फ्लैग देखिए, अब आपको सभी को पता है हमारे ट्राई कलर है, डीप सैफरन या जिसको हम केसरी बोलते हैं सबसे टॉप में है, बीच में मिडिल में जो हमारा है वो वाइट है और डार्क ग्रीन जो है वो बॉटम में है, लेकिन तीनों का जो प्रपोर्शन है वो इक्वल है। बीच में हमारा चक्र है, चक्र जो है वो सारनाथ पिलर जो है जिसको हम अशोका पिलर भी बोलते हैं, उससे वो इन्फ्लुएंस्ड है, यानी कि उसके वहाँ से देख के वो उसको डिज़ाइन किया गया है हमारे इस व्हील को। तो चक्र जो है वो वहाँ पे व्हील, वहाँ पे जो अशोका पिलर है वहाँ पे आप अभी नेक्स्ट हम स्लाइड में देखेंगे इमेज, वहाँ पे आपको दिखेगा। तो वो अशोका पिलर में वो व्हील है और वो व्हील से हमने हमारे फ्लैग में चक्र लिया हुआ है। इसमें टोटल 24 स्पूक्स हैं। हमारे नेशनल फ्लैग को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था ऑन 22 जुलाई 1947। हमारा जो फ्लैग है ये स्वराज फ्लैग पे बेस्ड है। तो स्वराज फ्लैग क्या है? स्वराज फ्लैग को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया था, डिज़ाइन किया था और एक्सेप्ट किया था। इट वाज बेस्ड, स्वराज फ्लैग जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फ्लैग था जिसको पिंगाली वेंकैया ने डिज़ाइन किया था। और अगर हम देखें कि हमारे नेशनल फ्लैग को कौन कौन से लॉज रिलेट करते हैं, यानी कि कौन कौन से लॉज इसको रूल करते हैं, यानी कि किस लॉज के अंदर गवर्नमेंट हमारे नेशनल फ्लैग को क्या करती है, कैरी करती है कि हम नेशनल फ्लैग को, इसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि कैसे हम अपना झंडा फहरा सकते हैं, क्या चीज़ हम नहीं कर सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन इट्स डिग्निटी। तो नेशनल फ्लैग की बेसिकली डिग्निटी मेंटेन करने के लिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस इशू किए हैं। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस हमारे स्टैट्यूटरी इंस्ट्रक्शंस है और कुछ नॉन स्टैट्यूटरी इंस्ट्रक्शंस है। तो स्टैट्यूटरी इंस्ट्रक्शंस जो है वो, जैसे आप एग्जाम्पल बोल सकते हैं हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी अगर आप देख सकते हैं उसमें है। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जैसे बोला गया है कि वी शुड रिस्पेक्ट आवर नेशनल सिंबल्स, जिसमें से नेशनल फ्लैग भी एक है। एंड अदर देन स्टैट्यूटरी फंक्शंस हम इंस्ट्रक्शंस देखें तो नॉन स्टैट्यूटरी इंस्ट्रक्शंस भी है गवर्नमेंट के, जिसमें से कुछ देखें ये प्रोविजंस है। एम्बलम एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर एक्ट 1950। तो इस एक्ट में एक्चुअली ये बताया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो कुछ चीज़ें हैं जिसको हम बोल सकते हैं इम्प्रॉपर यूज़। जैसे आप झंडे को क्या बोलते हैं, इसे फेंक नहीं सकते हैं या उससे कुछ शर्ट नहीं बना सकते, उससे कपड़े नहीं बना सकते, तो ये इम्प्रॉपर यूज़ माना जाएगा अंडर दिस एक्ट। फिर उसके बाद सेकेंड एक्ट इसको जो रिलेट करता है वो है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। तो इसके अंदर कुछ कैटेगरीज बताई गई हैं कि आप ये करोगे तो इसके वजह से आप नेशनल फ्लैग को इंसल्ट कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें उसमें अलाउड नहीं है। तो ये जो एक्ट है ये नेशनल फ्लैग की डिग्निटी को मेंटेन करता है। देन अनदर एक्ट है जो नेशनल फ्लैग को क्या करता है, उसकी डिग्निटी को मेंटेन करता है, वो को है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002। तो बेसिकली ये तीन जो हमारे एक्ट्स है ये हमारे वो है जो प्रोविजंस है जो जिसके थ्रू गवर्नमेंट हमारे नेशनल फ्लैग को क्या करता है, मेंटेन करता है।
देन है स्टेट एम्बलम। तो स्टेट एम्बलम जो है आप देख सकते हैं, ये हमारा स्टेट एम्बलम है, ये इससे इन्फ्लुएंस्ड है। ये है सारनाथ पिलर। देखिए मैं आपको जो चक्र बता रही थी वो ये है। तो बेसिकली ये अशोका पिलर है, सारनाथ में आपको देखने को मिलेगा, इसको सारनाथ पिलर भी बोला जाता है। इसमें 4 आपको लाइन्स देखने को मिलेंगे माउंटेड बैक टू बैक, ठीक है, एक ये एक ये एक इसके बैक में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एबिस्कस, देखिए ये सर्कुलर एबिस्कस है जिसके ऊपर ये है। यहाँ पे ये एक चक्र है, इसके साइड में आपको 4 एनिमल्स देखने को मिलेंगे। वो 4 एनिमल्स कौन कौन से हैं? एक तो आपको यहाँ पे एलिफेंट देखने को मिलेगा, एक गैलोपिंग हॉर्स देखने को मिलेगा, एक बुल और एक लायन है, और इनके बीच में आपको ये 4 चक्र देखने को मिलेंगे। और अगर हम बात करें हमारे स्टेट एम्बलम की, तो हमारे स्टेट एम्बलम इससे इन्फ्लुएंस्ड है बट थोड़ा सा वेरी करता है। जैसे यहाँ पे देखिए इस एबिस्कस के नीचे ये लोटस है, ये लोटस एबिस्कस है। तो अगर हम अपने एम्बलम की बात करें तो हमारे एम्बलम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1950 26 जनवरी का अडॉप्ट किया था, लेकिन हमारे उसमें केवल 3 ही लाइन्स विजिबल है, हमारे इसमें केवल 3 ही लाइन्स विजिबल हैं। और अगर हम व्हील की बात करें तो हमारे सेंटर में देखिए व्हील है, इसमें 4 जैसे जानवर है। अगर हम अपने इसमें देखें तो हमारे में केवल 2 देखने को मिलते हैं। एक तरफ आपको बुल देखने को मिलेगा और एक तरफ गैलोपिंग हॉर्स देखने को मिलेगा। नीचे यहाँ पे लिखा गया है सत्यमेव जयते, जिसको देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। और सत्यमेव जयते जो एक ये सेंटेंस, ये वर्ड है, इसको मुंडका उपनिषद, हमारे डिफरेंट उपनिषद है, उसमें से एक मुंडका उपनिषद काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से इस शब्द को लिया गया है सत्यमेव जयते, जिसका मतलब होता है ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स। अगर हम बात करें तो इसको कौन सा जो एक्ट वो रेगुलेट करता है स्टेट एम्बलम को, तो स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर एक्ट 2004 इसको रेगुलेट करता है। साथ ही में एक है स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया रेगुलेशन ऑफ यूज रूल्स 2007। तो एक इससे रिलेटेड एक्ट है, एक इससे रिलेटेड रूल्स है। तो बेसिकली ये दोनों जो है ये हमारे स्टेट एम्बलम को रेगुलेट करते हैं। नेशनल एंथम को के बारे में तो ऑलमोस्ट आप सभी जानते होंगे, जन गण मन हमारा नेशनल एंथम है। ओरिजिनली इसको बंगाली लैंग्वेज में कंपोज किया गया था, किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इसको हमने नेशनल एंथम अडॉप्ट किया है हिंदी वर्जन में ऑन 24 जनवरी 1950। इसको फर्स्ट टाइम कब गाया गया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसको सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 का कलकत्ता सेशन जो हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वहाँ पे इसको गाया गया था, ठीक है। अगर हम देखें तो जो 5 इसमें टोटल 5 स्टेंजा है, और ये जो पूरा नेशनल एंथम है ये 52 सेकंड्स का अप्रॉक्सीमेटली है। नेशनल सॉन्ग की बात करें तो नेशनल सॉन्ग हमारा वंदे मातरम है, जिसको ओरिजिनली अभी भी संस्कृत में ये है, और इसको कंपोज वैसे बेसिकली संस्कृत में ही किया गया था, और किया था बंकिम चंद्र चैटर्जी ने। अगर हम उस समय की बात करें ड्यूरिंग इंडिया स्ट्रगल, तो ये काफ़ी उस समय लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था फॉर फ्रीडम। तो उस समय जब लोग फ्रीडम स्ट्रगल के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तो उस समय लोग हमेशा ये सॉन्ग गाते थे। अगर हम बात करें इसके स्टेटस की, तो नेशनल सॉन्ग का ऑलमोस्ट नेशनल एंथम के इक्वल ही स्टेटस माना जाता है। फर्स्ट टाइम नेशनल सॉन्ग को कब गाया गया था? 1896 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था, वहाँ पे नेशनल सॉन्ग गाया गया था। हमारा है नेशनल कैलेंडर। तो बेसिकली नेशनल कैलेंडर जो है ये साका एरा के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। और इसमें शुरुआत होती है चैत्र से। चैत्र जो हमारा मंथ होता है, मार्च मंथ माना जाता है, और एंड उसका फाल्गुन होता है जो हमारा फेब्रवरी होता है। तो बेसिकली हमारा जो साका एरा के साथ साथ हमने एक और कैलेंडर फॉलो हम करते हैं जो है ग्रिगोरियन कैलेंडर, और हमारा जो नेशनल कैलेंडर है इसको 22 मार्च 1957 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया था फॉर ऑफिशियल पर्पसेस जैसे गजट होता है इंडिया का ना, उसके लिए, फिर ऑल इंडिया न्यूज़ जो ब्रॉडकास्ट होती है उसके लिए, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कैलेंडर्स इशू करते हैं उसके डेट्स के लिए, और गवर्नमेंट के कम्युनिकेशंस जो गवर्नमेंट पब्लिक को एड्रेस करती है उसके अकॉर्डिंग ये नेशनल कैलेंडर को फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पे चैप्टर एंड हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हम पॉलिटी के बारे में कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कोई भी अगर आपको डाउट है किसी भी टॉपिक से या कोई भी फैक्ट से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।